हम लोग समझेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। उससे पहले कुछ केमिकल इक्वेशंस मैं आप लोगों को ना लिख करके दे रहा हूँ, जो हो सकता है कि आप लोगों के अगर स्कूल में उन लोगों ने अगर कराया, आपके टीचर्स ने आपको लेबोरेटरीज़ में ले जा करके वो टेस्ट कराए। जैसे यहाँ पे है ना एक्टिविटी 1.1, 1.2, जैसे मैंने अभी मैग्नीशियम रिबन वाला बताया था, ठीक है। अगर तो आप लोगों के स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट करा दिए फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसको मैं अपनी तरफ से इसलिए समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि इन एक्टिविटीज़ में होना क्या था, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पहुँचेंगे कहाँ तक, तो हम लोग पहुँच जाएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तक। केमिकल इक्वेशन, आपको एक स्केलेटल इक्वेशन और एक बैलेंस्ड इक्वेशन ये सामने रखी हुई है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, क्या बताया मैंने? स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं, आप बताओ जरा। वेरी गुड। स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं उनको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर हमने लिखा Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। और बैलेंस्ड इक्वेशन जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और बैलेंसिंग हम लोग क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया आपको, अभी थोड़ी देर में हम लोग उसको रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इक्वेशंस जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जैसे एक्टिविटी 1.2 जो है, 1.1 तो मैग्नीशियम रिबन वाला था जो अभी तक हमने किया। 1.2 में ये बोल रहे हैं टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड और इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। आप लोगों की बुक की स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको बोला हुआ है, जो कि लेबोरेटरीज़ में जाकर के एक बार अगर मौका मिलेगा तो परफॉर्म ज़रूर करना, ठीक है। उसका रीज़न ये है, इसको शायद गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, गोल्डन रेन। ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा ये ना, गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझो कि उन्होंने ना आप लोगों का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में क्रिएट करने के लिए, वो जिन्होंने बुक राइटिंग करते हैं ना वो लोग बहुत कोशिश करते हैं ना। जैसे उन्होंने वो MgO वाला एक्सपेरिमेंट बता रखा है, पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा है। ये वाला एक्सपेरिमेंट भी पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा होगा, ठीक है। बच्चों को बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि लेबोरेटरीज में लेके जाते नहीं हैं उनको, ठीक है। उनको पूरा पूरा रटना पड़ जाता है फिर, ठीक है। अब इस वाले टेस्ट में होता क्या है कि ये जो लेड है ये इस आयोडीन के साथ, आयोडाइड है ना ये, तो ये लेड जो है वो आयोडाइड के साथ कंबाइन होकर के लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन कर देगा। किसकी? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड इसकी फॉर्मेशन कर देगा। इसके साथ साथ ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम का नाइट्रेट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। देखो अभी तो ये रिएक्शंस आप ऐसे लिख लो, क्योंकि इनको और डिटेल में हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेड नाइट्रेट है ना, अच्छा लेड का फॉर्मूला क्या होता है? लेड का सिंबल क्या है? लेड का सिंबल क्या है? Pb। चलो ठीक है, Pb, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेड का सिंबल है Pb, ठीक है। अच्छा नाइट्रेट, नाइट्रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप बताओ? नाइट्रेट NO3, बहुत बढ़िया। तो लेड नाइट्रेट NO3, इतना तो हमें पता लग गया। आप बताओ
लेड की वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव होगी यहाँ पे, ठीक है। और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये लेड नाइट्रेट कैसे बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम के क्या होता है, K, आयोडाइड I, पोटेशियम का भी 1 पॉजिटिव और आयोडीन का भी 1 नेगेटिव, तो Ki करके बन जाएगा, ठीक है ना। ये 9th का है, इसलिए मैं थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसीज की हेल्प से आप लोगों को कंपाउंड बनाना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लेड आयोडाइड बन रहा है, तो लेड आयोडाइड, चलो ठीक है। अब मुझे लेड आयोडाइड का तो फॉर्मूला बता सकते हो ना, अब आप बताओ ज़रा एबिगेल, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पूछूंगा मैं एक एक करके, अभी सब लोग सोच करके रखो। हाँ आप बताओ, PbI, आप बताओ, नो आइडिया, आप बताओ। अच्छा ये बताओ, चलो यहाँ पे आयोडीन की मैंने वैलेंसी क्या बताई, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। पोटेशियम की कितनी होती है, +1। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लेड आयोडाइड का, हाँ PbI। आपने क्या बताया, PbI बताया, आपने क्या बताया, हाँ बहुत सही, सेफ खेल रहे हो आप। हाँ कुछ बता दो। PbI, बहुत बढ़िया। आप बताओ, आपसे मैं थोड़ी सही सही उम्मीद कर रहा हूँ। सर Pb2I, ठीक है, जिससे उम्मीद कर रहा था मैं, PbI2। भाई यहाँ पे मैंने बताया कि नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, ठीक है, और लेड की वैलेंसी +2 होती है। इसकी वजह से नाइट्रेट को 2 आना पड़ेगा ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए, और PbNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है। Pb की वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव, I की वैलेंसी कितनी है, 1 नेगेटिव। तो एक Pb को कितने आयोडीन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, 2 के साथ कंबाइन करना पड़ेगा ना। तो क्या चल रहा है, ये PbI फिर Pb2I है, तो इसका मतलब लेड आयोडाइड ये सही है। क्या है यहाँ पे, लेड की कितनी वैलेंसी है, 2 पॉजिटिव, आयोडीन की 1 नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए आयोडीन कितने आएंगे, 2 आयोडीन को लेकर के आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे I2 है। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, पोटेशियम नाइट्रेट, अब आप बताओ जरा, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सृष्टि। सब लोग सोच करके रखो, सबसे पूछेंगे अभी। पोटेशियम नाइट्रेट क्या, KNO3। आप बताओ जरा एबिगेल, KNO3। हाँ भाई आप बताओ, भरोसा है, आप बताओ KNO3, आप बताओ, लग रहा है आपको KNO3। तो पोटेशियम हो गया तुम्हारा K और नाइट्रेट हो गया तुम्हारा NO3। लेकिन यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी कितनी बताई थी मैंने, +1, और यहाँ पे नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी बताई, -1। तो +1 और -1, इसका मतलब 1 सेटिस्फाई हो जाएगा, तो KNO3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो बोलते हैं ना गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं वो समझो। ये इस एक्सपेरिमेंट में ना, ये दोनों चीज़ें, ये भी और ये भी, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं। क्या होती हैं ये, कलरलेस। मतलब वैसे जब उनका जो पत्थर होगा, मतलब जो ये सॉलिड स्टेट में होंगे, तो शाइनिंग, मतलब एक तरीके से जैसे आपका वो होता है ना, क्या, जैसे नमक होता है ना, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, वैसे कुछ होगा। लेकिन जब आप इसको पानी में घोल दोगे, तो पानी में नमक घुलने के बाद कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये दोनों के दोनों क्या हैं, कलरलेस हैं, दोनों के दोनों ये कलरलेस हैं, ये भी और ये भी। लेकिन जब इन दोनों को आप मिला दोगे ना, तो ये बनेगा तुम्हारा लेड आयोडाइड। ये येलोइश या फिर गोल्डन येलो कलर का होता है। कैसा होता है ये, गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है। और ये होता है सॉलिड फॉर्म में, PPT बनता है। ये क्या बनता है, PPT। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब जब ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं,
तो कुछ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होकर के नीचे डिपॉजिट हो रहा होता है, ठीक है। मतलब मान लो ये कोई बीकर है, इसमें आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी, और जब दो चीज़ें आपने मिक्स की तो कोई एक गोल्डन सी चीज़ फॉर्म हो करके नीचे की तरफ वो गिर रही है, ठीक है। तो नीचे ये थोड़ा गोल्डन डिपॉजिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा लेड आयोडाइड, ठीक है। तो एक ये वाली रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं वो आपसे। और फिर एक और रिएक्शन है इस तरीके से, मतलब अगर आप लोग लेबोरेटरीज में जाओगे ना तो ये वाली रिएक्शन ज़रूर करवा करके देखना, ठीक है। क्योंकि इसको एक्सपीरियंस देखते हुए, इसको एक्सपीरियंस करते हुए आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा कि केमिस्ट्री कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तो है, कि दो पानी जैसी चीज़ों को आपने मिला दिया और कुछ तो गोल्डन जैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और रिएक्शन इन्होंने आपको करके दे रखी है, जो रिएक्शन इन्होंने H2SO4 और जिंक ग्रैनुअल्स के साथ कराई हुई है, ठीक है। होता क्या देखो, एक आपने लिया फ्लास्क, ठीक है। इस फ्लास्क में आपने सबसे पहले डाल दिया H2SO4। क्या डाला है आपने? H2SO4। क्या नाम है भाई H2SO4 का, आप बताओ? H2SO4 का नाम क्या है, आप बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड। बुक में सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। उन्होंने H2SO4 नहीं लिखा हुआ है बुक में, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। तो ये जो लिक्विड है, ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड में उन्होंने ऐड करने के लिए बोला है जिंक ग्रैनुअल्स को, जिंक ग्रैनुअल्स। अच्छा, जिंक ग्रैनुअल्स क्या होता है? जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब हुआ तो उसके छोटे छोटे पीसेस, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। उसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और उसके साथ साथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मतलब जैसे ही आप इसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स को डालोगे तो कुछ बबल्स फॉर्मेशन हो जाएगी, बबल फॉर्मेशन होगी, ठीक। अच्छा सॉरी, बबल फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ से यहाँ पे बबल्स दिखेंगे बट बाहर नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, तो वो कलरलेस होती है, बबल्स की फॉर्म में नहीं होगी वो, ठीक है ना। तो यहाँ से एक गैस बाहर निकलेगी, वो गैस कौन सी होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन उन्होंने आपको करके दिखा रखी है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक के साथ, तो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है और गैस कौन सी बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये जो भी रिएक्शंस है ना, ये आगे आपके बहुत काम आने वाली हैं अभी, ठीक है। ये वाली रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स, वो सब करने के लिए आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर तो ये अभी हमारे पास सफिशिएंट रिएक्शंस आ गई हैं। अब हम लोग इन रिएक्शंस की हेल्प से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने यही ले लिया आपके पास, ये है हमारे पास क्या? जिंक, Zn, और ये हो गया आपका ZnSO4 का होल SO4 प्लस यहाँ पे हो गया आपका H2, ठीक है। नाउ अब आप इसमें एक चीज़ ये देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये जो रिएक्शन लिखी हुई है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, कई सारी केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने देख ली, अब कई सारे केमिकल इक्वेशंस भी देख लिए हैं, ठीक है। अब हमको बैलेंस करना शुरू करना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग हम लोग क्यों करते हैं, जरा एक बार बताओ? बैलेंसिंग ऑफ, वेरी गुड, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस वजह से कर रहे हैं? फॉर सेटिस्फाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, तो जरा एक बार मुझे बोल करके बता दो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी रिएक्शन के लिए हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, या फिर किस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ताकि फिर हम लोग उसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें। बताओ जरा, एक केमिकल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे बताओगे आप?
सिद्धार्थ, एक केमिकल इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे समझ रहे हो आप इसको? हाँ, जिन दोनों को हम कंबाइन करेंगे उनका जो मास होना चाहिए वो प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट आना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि इधर मैंने अगर x रख दिया और प्लस y कर दिया तो यहाँ पे जो x y है, अगर इन दोनों का वेट 5 kg आ रहा है तो इसका वेट भी 5 kg होना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? इन दोनों का मिला करके होना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ भाई, आप बताओ। अभी मैंने समझाया, इससे पहले मैंने बताया है, अभी वो वहीं से पढ़ करके थोड़ा समझ करके इसको बताना है। हाँ, आप बताओ। हाँ, तो आप लोगों को दोबारा लिखना पड़ेगा बेटा, ये दोबारा लिखना है इसको अपनी कॉपी में अब, ठीक है? क्या लिखना है समझो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन reactant must be equal to number of atoms of that element in product। समझ में आ रहा है अभी? रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed during a chemical reaction। इसका मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, मतलब जब भी आपको ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उस केमिकल रिएक्शन को करते हुए कोई मास ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो जब मास क्रिएट भी नहीं हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में होंगे वही तुम्हारे कहाँ पे होंगे? प्रोडक्ट में होंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अभी इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी हुई है, आप मुझे ये बताओ, क्या ये रिएक्शन स्केलेटल है, स्केलेटल इक्वेशन है या बैलेंस्ड इक्वेशन है? बैलेंस्ड है। आप बताओ, बैलेंस्ड है? सृष्टि, बैलेंस्ड है? सृष्टि, आप बताओ बैलेंस कैसा है? हाँ, अच्छा, जैसे इसमें हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं? कितने एटम्स हैं? 2 हैं। और प्रोडक्ट में कितने हैं? प्रोडक्ट में भी 2 है ना, ये लास्ट में 2 निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सल्फर कितने हैं? रिएक्टेंट में सल्फर कितने हैं? आप बताओ, सल्फर कितने हैं रिएक्टेंट में? 1 है। और प्रोडक्ट में कितने हैं सल्फर? 1 है। उसके बाद क्या बचा? एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने भाई? आप बताओ। सो रहे हो हैं? आप बताओ, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, आप बताओ, प्रोडक्ट में कितने हैं ऑक्सीजन? 4 है। एक और बचा, क्या बचा? जिंक, Zn। जिंक रिएक्टेंट में कितने हैं? आप बताओ कितने? 1 ही तो है। इसके आगे कुछ लिखा हुआ कोई ना है, 2, 3 ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो 1 है। और प्रोडक्ट में कितने हैं? प्रोडक्ट में कितने हैं? सर 1 ही है। 1 ही है। तो आप ये देखो कि जितने एटम्स
फॉर ईच एलिमेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट सारे के सारे सेम वैसे ही हैं जैसे प्रोडक्ट में, या फिर आप ये बोल दो कि प्रोडक्ट में जितने हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं जितने रिएक्टेंट में थे। इसका मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो जो ऊपर जो रिएक्शन लिखी हुई है ये कैसी रिएक्शन इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी तक, बैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आ गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखो क्या है, एक जो अभी हमने इससे पहले जो रिएक्शन की थी Mg प्लस O2 गिव्स MgO, MgO। ये अगर अनबैलेंस्ड है तो किसकी वजह से है, और अगर बैलेंस्ड है तो कैसे, आप ये बताओगे। क्या ये बैलेंस्ड है? आप बताओ सॉरी, बैलेंस्ड है ये? क्यों नहीं है? अभी भी बताया था मैंने, क्या क्यों नहीं है ये? गुड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, यही तो है रीज़न। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जब भी हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करते हैं ना, ये सबसे पहले सबसे सिंपल वाली इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे। फिर सबसे पहला काम क्या करोगे, जितने भी है ना उन सबको एक बॉक्स में डाल दो। किस में डाल दोगे? सबको एक बॉक्स में डाल दोगे। सबको हमने एक बॉक्स में डाल दिया। बॉक्स में डालने का क्या रीज़न है कि आप जो कंपाउंड का फॉर्मूला है उसे चेंज नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है, जैसे यहाँ पे MgO है ना, तो अगर आप यहाँ पे Mg2O लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे MgO2 लिख दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है हमको, इन सबको बॉक्सेस में रखना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम इन सबको बॉक्स में रख दिया। ठीक है, नाउ अब दूसरा काम क्या करना है। अब ये देखो कि जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, वो भी 1 है। समझ में आ रहा है अभी? अब फिर दूसरा क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। इसका मतलब कि हमें कुछ ना कुछ तो इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको मैंने बताया कि बॉक्स हमने किस लिए बनाया, ताकि हम लोग जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला है उसको चेंज ना करें। जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है वो अल्टर नहीं होगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा सकते हैं। अच्छा, MgO के आगे 2 लगाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब 2 MgO हो गए हैं, MgO और यहाँ पे भी MgO। आपको अभी ये 2 लगाने का मतलब समझ में आया कि 2 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 MgO हो गए, एक ये और एक ये। अब मुझे बताओ इस 2 के लगाने की वजह से यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे, अब मैग्नीशियम कितने हो गए, अब 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। समझ में आ रहा है अभी? तो जब आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो प्रोडक्ट में Mg कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब आप ये देखो कि रिएक्टेंट में तो Mg कितना था, 1 ही था। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पे भी आपके कितने हो जाएंगे, अब Mg भी यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो अभी ये आपका बैलेंस हो गया। इस केस में जब आप इसको इस तरीके से लिख दोगे तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, O2 का मतलब पता है ना, O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रखी है, इसका 2 ऑक्सीजन है। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है कोई डाउट तो नहीं अभी तो यहाँ तक? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे करना है, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन थी। ठीक है, जो इससे बड़ी वाली इक्वेशन है उसको हम लोग कल करेंगे।